नमस्कार, जोहार। और भी है राहें के नए क्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदा कुमारी। अक्सर हमने ऐसा सुना है और ऐसा माना भी जाता है कि चाहे हम कितने भी धनवान हों, विद्वान हों या फिर योद्धा ही क्यों ना हो, हम सभी को एक मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा कि हमने देखा है, चाहे वो चाणक्य हो या फिर अर्जुन हो, और हमारे ये जो मार्गदर्शक होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र, या फिर आज के इस आधुनिक युग में बात करें तो मल्टी मास मीडिया, जिसका अगर हम सही उपयोग करें तो ये भी हमें एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिखा सकती है। उसी मल्टी मास मीडिया के अंतर्गत दूरदर्शन की ये पहल और भी ये राहें हर सप्ताह एक अलग विषय के साथ आपके साथ आती है और उसमें अनेक दिशाओं से आपको अवगत कराती है। साथ ही आपको बताती है कि किस तरीके से आप एक विषय में डाइवर्स अप्रोचेस रख के अपने एक सक्सेसफुल कैरियर का निर्माण कर सकते हैं। अपने उसी उद्देश्य को कायम रखते हुए आज के इस कड़ी में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। इस चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ECE भी बोला जाता है, इसमें किस तरीके से हम नॉलेज जो है वो परस्यू करते हैं, कैसे इसमें कितने सारे कॉलेजेस आते हैं, किन किन कॉलेजेस में हम एडमिशन ले सकते हैं, साथ ही इसमें क्या डाइवर्स कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और भी बहुत कुछ। और इन तमाम जानकारियों को देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर संतोष कुमार महतो को, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आप सबों को हमको आपकी राह कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और आप सबों को जोहार जी। संतोष जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ECE है ये होता क्या है, इसमें बेसिकली किस चीज़ की पढ़ाई की जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यदि हम नाम से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो अभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका साइज़ काफ़ी कम है, काफ़ी नैरो हो गया है और काफ़ी छोटा हो गया है। तो हम लोग उस कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं डायोड, सेमीकंडक्टर से, फिर डायोड्स, BJT, FET, MOS, CMOS, काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। फिर आते हैं कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस मीन्स हम लोग कैसे अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाएँ। तो ये कम्युनिकेशंस के माध्यम से ही होगा। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वो पढ़ते हैं, फिर माइक्रोवेव पढ़ते हैं, फिर आपका एंटीना पढ़ते हैं। इसके पहले आप देखेंगे वायरलेस कम्युनिकेशंस की कल्पना नहीं की जाती थी। जी बिल्कुल। पर अभी के युग में वायरलेस कम्युनिकेशंस की कल्पना है। पहले हम लोग वायर टेलीफोन यूज़ करते थे, अभी हम लोग वायरलेस मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जी। ये रिवोल्यूशंस है ECE में, और इसी में हम लोग इन सारे विषयों की पढ़ाई करते हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की पढ़ाई करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम की पढ़ाई करते हैं, फिर रोबोटिक्स की पढ़ाई करते हैं, ऑटोमेशन की पढ़ाई करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हमारे आम जीवन में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और टेक्नोलॉजी 2 से 3 महीने में चेंज हो रही है। पहले हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ड्राइवरलेस कार जी, बट ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस की ही देन है, क्योंकि हम लोग अभी ड्राइवरलेस कार की कल्पना कर सकते हैं और वो रियलिटी में आ गया। जी बिल्कुल। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आई है, जिसमें कि ये बताया गया कि करीबन जो 40% जो बच्चे होते हैं वो आफ्टर 10th या फिर आफ्टर 12th जो है वो साइंस का चुनाव करते हैं। उनका झुकाव जो है वो विज्ञान विषय की ओर ज़्यादा होता है। और विज्ञान में जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यतः 2 फील्ड जो है वो काफ़ी मोस्ट टेकन होता है, फिर वो मेडिकल का फील्ड हो या फिर इंजीनियरिंग का फील्ड हो। तो इस वजह से हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी रिजल्ट निकले हैं, बच्चों ने बहुत एडमिशन प्रोसेस पे स्टार्ट हो चुका है, तो जो हमारा ECE है इसमें एडमिशन लेने की क्या प्रोसेस है? बीटेक इन ECE आप IITs, NITs, IIITs, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स, देन टॉप प्राइवेट कॉलेज ऑफ स्टेट्स, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। आप IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो JEE मेन प्लस JEE एडवांस, इन दोनों की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और आपका मार्क्स जो है कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और आप NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको JEE मेन क्वालिफाई करना होगा, और JEE मेन क्वालिफाई करने के बाद जोसा के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद जो सीट का अलॉटमेंट होता है वो जोसा के थ्रू होता है। जितने भी
भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ऑलमोस्ट सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जेई मेन से एडमिशन अपने कॉलेज में लेते हैं, और आपका रैंक काफ़ी अच्छा हो, और काफ़ी अच्छा इन द सेंस आप टॉप 20,000 में आते हो, तो आप यदि बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कैरियर सोचते हैं तो आप अपना ऑप्शंस फिल करें, तो डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किसी भी कॉलेज में मिल सकती है। जी, जैसा कि आपने बोला कि इसमें हम लोग को जो एंट्रेंस है वो क्वालिफाई करना पड़ता है एक अच्छे रैंक के साथ, तो क्या जो 11-12 यानी कि जो हमारा 12 बोर्ड्स का जो मार्क्स होता है, क्या वो भी मैटर करता है? हाँ, इसमें 12th का मार्क्स मैटर नहीं करता है, बट एडमिशन्स के लिए जेई मेन में ही ये क्राइटेरिया है। पहले तो आपका एक एज क्राइटेरिया है, एज जो है 1998 से जो ओबीसी और जनरल कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल और जनरल स्टूडेंट्स जो हैं, उनका जन्म 1998 से पहले के बाद होना चाहिए, और जो कैटेगरीज़ में आते हैं, SC ST में आते हैं, तो उनके लिए 5 साल का गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है, तो उनको 5 साल पहले तक का जन्म जो है वो कंसिडर किया जाता है। फिर आप 75% मार्क्स जनरल और ओबीसी के लिए 12th में होना अनिवार्य है, और 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। ये 3 सब्जेक्ट होगा तभी आप जेई मेन में अपीयर हो सकते हैं, और आपकी रैंक आपके एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको डिस्प्ले की जाएगी। ये तो बात हो गई कि किस तरीके से एडमिशन मिलता है, तो एडमिशन तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हमारे कॉलेजेस का जो ऑप्शंस होता है कि हम किस कॉलेज में जाएं नहीं जाएं, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन लेना बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि हमको किस कॉलेज में जाना चाहिए। तो ACE के लिए कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो अच्छे हो सकते हैं, अगर मतलब सब जगह बात की जाए, हमारे झारखंड की बात की जाए, हमारे इंडिया की बात की जाए, फिर साथ ही जो बच्चे फॉरेन जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी कौन कौन से कॉलेजेस जो है वो काफ़ी उच्चतम हैं? हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो पुराने IITs हैं, वो पुराने IITs में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। उनमें उनके यहाँ लैब की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और जितना ज़्यादा आप लैब करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे, आप में स्किल्स उतना ज़्यादा डेवलप करेगा, और बेस्ड ऑन आपके स्किल के अनुसार आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो पुराने IITs में स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए आफ्टर क्वालिफाइंग जेई एडवांस। फिर उसके बाद आप NITs में देखते हैं, तो NIT आप VLSI के फील्ड में जाना चाहते हैं तो NIT नागपुर है, NIT कालीकट है, NIT वारंगल है, फिर NIT जमशेदपुर है, NIT दुर्गापुर है। ये सब NITs इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में काफ़ी अच्छा कर रही हैं, इनके बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और IIITs की बात करें तो हमारा जो IIIT रांची है, यहाँ पर भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। इसी के बच्चे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और डिफरेंट सेक्टर में जा रहे हैं। वो कोर सेक्टर में जा रहे हैं, और सॉफ्टवेयर सेक्टर में जा रहे हैं, और अदर जो आप सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट देखेंगे, JNU में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ले सकते हैं, फिर आप VIT वेलोर जा सकते हैं, KIT में जा सकते हैं। फिर झारखंड की बात करें तो आपके पास IIT ISM धनबाद है, NIT जमशेदपुर है, IIIT रांची है, और BIT सिंदरी है। ये चारों संस्थान जो है काफ़ी अच्छी है झारखंड में। आप यदि अपना कैरियर इसी में चूज़ करना चाहते हैं तो, और झारखंड में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये चारों कॉलेजेस जो हैं काफ़ी अच्छे हैं जी। और अगर फॉरेन लेवल पे बात की जाए तो क्या कॉलेजेस हो सकते हैं? फॉरेन लेवल में आप जाना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड है, MITs हैं, ये सारे संस्थान काफ़ी अच्छे हैं। और फॉरेन लेवल में आप जाना चाहते हैं तो हमारा एक ही सबमिशन होगा, और एक बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं तो आपको पैसे नहीं लगेंगे, और आपको पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप के रूप में कुछ पैसे भी मिलेंगे, सो दैट आप अपना पढ़ाई बिना कुछ खर्च के कर सकते हैं। एक ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए आपको GRE, TOEFL वो क्वालिफाई करना होगा जी। कॉलेज में एडमिट, जैसा कि हमने देखा है कि हमारा जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है या फिर मैनेजमेंट का कोर्स होता है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो हम आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि जो ECE की पढ़ाई है, इसको पूरा करने में, क्योंकि ये लगभग 4 इयर्स का कोर्स होता है, तो इसको पूरा करने में लगभग कितना खर्च आता है? टोटल कॉस्ट आप IITs, NITs, IIITs की बात करें तो ऑन एन एवरेज 14 से 15 लाख रुपए इस कोर्स में लग जाते हैं, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। हालांकि आप अच्छा स्कोर करते हैं
जेई मेन में, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे BIT सिंदरी हो गए, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको नॉमिनल फ़ी जो है लगेंगे, लेकिन IITs, NITs, IIITs में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो इसलिए बच्चे IIITs, IITs और NITs को ऑप्ट करते हैं। जी ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जो इतना फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप की प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रखी है जिससे कि वो अपने इंजीनियरिंग का सपना पूरा कर सके? हाँ, इसमें हमको नहीं लगता कि कहीं भी जो पैसे हैं पैसे एक बैरियर के रूप में आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा स्कॉलरशिप लेके आई है। नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट रन कर रही हैं, इसमें कास्ट को नज़रअंदाज कर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्कॉलरशिप दी जाती है। फिर आपका झारखंड गवर्नमेंट में देखेंगे आप तो ई-कल्याण है, बिहार गवर्नमेंट में देखेंगे तो बिहार क्रेडिट कार्ड स्कीम है, और जैसे NSP है वहाँ पे भी बिहार में NSP बिहार के नाम से स्कॉलरशिप की योजना स्टार्ट की गई है। मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना है, उसमें पूरा फ़ी मिल जाता है बच्चों को। तो पैसे जो है एक बैरियर नहीं है हमारे हिसाब से, यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जामिनेशन में तो। जी इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे 4 इयर्स का जो ये कोर्स है, इसके दौरान जो बच्चे हैं अगर वो ECE में जाएंगे तो उनको क्या क्या सीखने को मिलेगा, किन किन सब्जेक्ट्स में उनको ज्ञान दिया जाएगा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। फर्स्ट सेमेस्टर्स में हम केवल कोर सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट। इसमें हम लोग डायोड बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर में क्या डिफरेंस है, फिर आप डायोड्स पे जाते हैं, डायोड पढ़ने के बाद फिर हम लोग BJT पे जाते हैं, BJT, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिर कम्प्लीमेंट्री मॉस, फिर आपका वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये आपका सर्किट की बात की। फिर आप ये कम्युनिकेशंस पे जाते हैं तो हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशंस पढ़ते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, फिर आप ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस पढ़ते हैं, फिर और कम्युनिकेशंस पे जाएँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं, माइक्रोवेव पढ़ते हैं, फिर एंटीना पढ़ते हैं। बेसिकली एंटीना के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं कि पहले जो है वायरलेस कम्युनिकेशंस की कल्पना नहीं की गई थी। वायरलेस कम्युनिकेशंस की कल्पना नहीं की थी, हम लोग टेलीफोन यूज़ करते थे जो कि वायर कम्युनिकेशंस था, एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेशंस करने के लिए। एंटीनास के कारण और वायरलेस कम्युनिकेशंस आया एंटीना के कारण हम लोग वायरलेसली इंफॉर्मेशंस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीना। तो एक ये ऑप्शंस हैं, ये सब पढ़ाई करते हैं। और हमारा जो अप्रोच है और जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं भारत में, उन सभी का एक अप्रोच है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप लर्न करेंगे। आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होगी। आप एक डेडिकेटेड रहें, हार्डवर्क रहें, ये आपका एक गोल फिक्स होना चाहिए, और आप कितना मेहनत करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए वो आपसे बेहतर किसी को नहीं पता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए, ना कि दोस्त को देखिए कि वो 2 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 घंटा पढ़ रहे हैं। आपको कितना मेहनत करना है ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये इतना कुछ नॉलेज जो गेन करने के बाद जो स्टूडेंट का मेन जो मोटिव होता है IT सेक्टर में या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर में आने का, तो उनका रहता है कि हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा हमें प्लेसमेंट मिलेगा, साथ ही हमें बहुत अच्छे पैकेजेस मिलेंगे और बहुत जल्दी जॉब मिलने की आशा रहती है। क्योंकि अभी जो हमारा जो सिनेरियो चल रहा है उसमें वो अभी सिनेरियो ही चल रहा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसमें कि डिमांड जो है वो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा है। तो हम आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे कि जो 4 इयर्स में जो बच्चे इतना सारा जो नॉलेज जो गेन करते हैं, इसका जब वो यूटिलाइजेशन का बात आता है तो बात आता है हमारे कैरियर का, कि किस तरीके से हम अलग अलग फील्ड में उसका यूटिलाइज़ करके एक अच्छी जो सैलरी है और एक अच्छी जो जॉब है वो पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर में कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। बिकॉज अभी एक लेबर ब्यूरो के हिसाब, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से एक डेटा है जिसमें कि ये बताया गया कि प्रति वर्ष 7% से इंक्रीज़ करने वाली है जॉब ECE के सेक्टर में, और साथ ही अभी करेंटली 1,50,000 जो जॉब है वो हमारी ECE जो है वो प्रोवाइड करती है, और करीबन 2026 तक 3,40,000 जॉब जो है देने की संभावना है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है ECE के बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, ECE के स्टूडेंट्स के लिए कभी रिसेशन नहीं आती जी। आप यदि कंप्यूटर साइंस से हैं तो आप रिसेशन आपको अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ECE से बिलोंग करते हैं तो ECE से के स्टूडेंट्स के लिए रिसेशन नहीं आती। जैसा कि आपने बताया
कि 2026 तक भारत सरकार का 3 लाख से ज़्यादा जो है जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का टारगेट है, और उस टारगेट को ईजिली अचीव कर सकते हैं। और बच्चे जो है ईसी में यदि अच्छा करें, आपके पास टेक्निकल स्किल्स हो, स्किल सेट हो, तो जॉब वो सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहले बच्चों को अपने अंदर स्किल सेट डेवलप करना होगा, और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सॉफ्टवेयर के फील्ड में जाएं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं आप, डेवलपर बन सकते हैं, फिर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हैं, फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना कैरियर बना सकते हैं, फिर मशीन लर्निंग का एप्लीकेशंस आप इसी में कैसे करें। अभी ऑटोमेशंस की बात हो रही है, आप ऑटोमेशंस के लिए आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस के साथ कैसे मर्ज करें, सो दैट सारा कुछ ऑटोमेट हो जाए। तो इस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। और कोर जॉब की बात करें तो आप एम्बेडेड सिस्टम में जा सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, सिस्टम डिज़ाइन में जा सकते हैं, VLSI इंजीनियर में जा सकते हैं। काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये तो बात हो गई प्राइवेट सेक्टर की। तो पब्लिक सेक्टर की बात करें, जो हमें PSUs हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे जो टॉप रिक्रूटर्स हैं, उनका नाम आप बता सकते हैं कि जो कि ECE के बच्चों को जॉब देते हैं ताकि वो एक अच्छी सैलरी के साथ। इसमें हम जो गवर्नमेंट जॉब है इसको हम 2 सेक्टर में डिवाइड करेंगे। एक सेक्टर में जो आपका है PSU है, PSU, फिर ONGC जो महारत्न कंपनी है और मिनीरत्न कंपनी है, वो सब आ रही हैं। दूसरे सेक्टर में डिफेंस कंपनी है। डिफेंस में आप डायरेक्टली जा सकते हैं, इसरो, DRDO, भेल, ये सब में आप डायरेक्टली बीटेक कंप्लीट करने के बाद उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दीजिए, क्वालिफाई करने के बाद आप डायरेक्टली भारत को सर्व कर सकते हैं। और दूसरा जो है आपका PSUs में जाने के लिए सबसे इजी है गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना। आप 4 साल डेडिकेटेड पढ़ाई करते हैं ECE में, तो आप गेट में अच्छा स्कोर करेंगे। गेट में अच्छा स्कोर करने के बाद आपको इजीली PSU में जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और मिनिमम पैकेज जो है 18 to 19 लाख स्टार्टिंग पैकेज आप बोल सकते हैं। तो 18 to 19 लाख गवर्नमेंट जॉब में स्टार्ट करना काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे हिसाब से। गवर्नमेंट जो है, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग जो ECE में हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हो गए, चिप्स हो गए, माइक्रो चिप्स हो गए, इन सब के बारे में पढ़ाई करते हैं। और जैसा कि गवर्नमेंट जो है अभी सेमीकंडक्टर पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, और इसलिए बहुत सारे जो स्कीम्स है, नेशनल मिशन फॉर सेमीकंडक्टर, ऐसे स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च किए जा रहे हैं। साथ ही जो कम्युनिकेशन सेक्टर है उसके लिए भारत नेट सर्विसेज है, जिसमें कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज से पूरे देश को जोड़ने की एक मुहिम चलाई गई है। तो ये सब देखते हुए ऐसा हमें प्रोस्पेक्ट लग रहा है कि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, और साथ ही बहुत एक बूमिंग जो सेक्टर होने वाला है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे एक सरकारी नौकरी होती है, तो ECE के बच्चों के लिए कैसे ये सरकारी नौकरी किन किन क्षेत्र में उन्हें डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं? सरकारी नौकरी के बारे में बताएं। बच्चे जो है ECE में डायरेक्टली जा सकते हैं, और जैसा कि आप बताएं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत में आ रही है, 6G कम्युनिकेशन आ रहा है, 5G कम्युनिकेशन आ रहा है, तो इसमें ECE के बच्चों का अहम रोल होगा। उनको जॉब अपॉर्चुनिटी जब गवर्नमेंट आ रही है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही हैं, तो डायरेक्ट उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और नंबर ऑफ जॉब्स जो है 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंक्रीज होगा प्रेजेंट सिनारियो से। ये एक है। फिर आप यदि कोर सेक्टर में जाना चाहते हैं, R&D सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप M.Tech ओल्ड IIT से कीजिए, जो पुराने IITs हैं, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ECE के लिए काफ़ी अच्छा है, और उसमें आप कोर इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। जी। जैसा कि आपने कहा कि M.Tech करने से, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो B.Tech इन ECE करने के बाद M.Tech इन ECE करते हैं। तो M.Tech इन ECE करने के और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, B.Tech में हम लोग क्या करते हैं, B.Tech में हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जितना सब्जेक्ट का हमने नाम बताया सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन M.Tech में हम लोग स्पेशलाइज सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अच्छा। जिस किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस हैं, और आप एरिया अपना डिसाइड कर लिए हैं, उस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करते हैं। M.Tech इन माइक्रोवेव, M.Tech इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, M.Tech इन एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT, जो बूमिंग एरिया है, और अभी इस क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। M.Tech करने के बाद आप पुराने IIT से करते हैं, कुछ NIT से, जैसे आप VLSI में NIT नागपुर से करते हैं, तो VLSI में NIT नागपुर का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। पुराने IITs में IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, फिर
IIT खड़गपुर, ये सब में एडमिशन लेते हैं, तो आपको एमटेक के बाद जॉब की चिंता करनी ही नहीं है जी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बीटेक इन ECE करने के बाद MBA का ऑप्शन रखते हैं, तो MBA करने से क्या उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, MBA जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं उनका एक टारगेट होता है अर्ली एज में हम मैनेजर बन जाए जी। अर्ली एज में मैनेजर बनने के लिए आपको MBA क्वालिफाई करना होगा, MBA करना होगा। और एक ये एडवांटेज है, आपके पास टेक्निकल डिग्री है, बीटेक इन ECE, उसके बाद आप MBA कर रहे हैं। MBA आप जब करते हैं तो हमारा एक सजेशन होगा, आप IIM से कीजिए, IIT से कीजिए, NITI मुंबई से कीजिए, IMT गाज़ियाबाद से कीजिए, और जो टॉप MBA कॉलेजेस हैं भारत में वहाँ से आप MBA कर सकते हैं। और MBA करने के पहले आपका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, आप HR में जाना चाहते हैं, आप फाइनेंस में जाना चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तो ही आप उस क्षेत्र में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं जी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि PhD भी करने का ऑप्शन रखते हैं कि हम और आगे पढ़ के PhD करना चाहते हैं, तो PhD करने से उन्हें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है? देखिए, जैसे बीटेक इन ECE के बाद आप गेट एग्ज़ाम देते हैं। गेट एग्ज़ाम देने के बाद आप के पास दो ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्ट PhD में जा सकते हैं, बीटेक आफ्टर बीटेक आप डायरेक्ट PhD में जा सकते हैं। फिर दूसरा है, बीटेक के बाद आप MTech में जाएंगे। MTech में जाने पे गवर्नमेंट फेलोशिप देती है 12,400 जी। और PhD में यदि आप जाते हैं तो 31,500 फर्स्ट 2 ईयर, और तीसरे और चौथे साल जो है 35,500 प्लस HRA ये मिलता है आपको पढ़ाई करने के लिए। तो पढ़ाई करते करते आपको कुछ सैलरी मिल जाए, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, तो आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और जो बच्चे कोर में जाना चाहते हैं, कोर R&D सेक्टर में, तो सभी सेक्टर में एक R&D डिपार्टमेंट होता है जी। कितने भी यहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं सभी में R&D सेक्टर होता है। वहाँ पे आप जाने के लिए आप MTech प्लस PhD करने के बाद डायरेक्ट आप R&D सेक्टर में जा सकते हैं। और जाने के बाद सैलरी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सैलरी इज़ नॉट ए बार फॉर दैट स्टूडेंट्स। और एक ये भी सेक्टर है, आप प्रोफेसर बन सकते हैं जी। जैसा कि सभी IITs में, NITs में, IIITs में और जितने भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं भारत में, वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशंस प्रोफेसर बनने के लिए और एंट्री लेवल पे PhD है। तो आप PhD करके वहाँ पे भी देश को सर्व कर सकते हैं, अपने स्टेट को सर्व कर सकते हैं जी। फॉरेन लेवल पे जैसे कि हम देखें, हमारा जो भारत है वो ग्लोबल अलायंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, या फिर अभी जो इतने सारे रिसेंट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे ChatGPT हो गया, चैटबॉट हो गए, मशीन लर्निंग हो गई, तो ये सब देख के ऐसा लग रहा है कि जो फॉरेन लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास। तो ECE के बच्चों के लिए फॉरेन लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज़? फॉरेन लेवल पे भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप MS कर सकते हैं। MS के लिए आप क्या कीजिए, टॉप जो कॉलेजेस हैं उनको सर्च कीजिए, नेट पे सर्च करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए वहाँ पे TOEFL, GRE इनका स्कोर होना चाहिए। और साथ साथ यदि आप रिसर्च में आपका योगदान है तो वहाँ के प्रोफेसर और कॉलेजेस में आपको ईजिली एडमिशन मिल सकता है यदि आप रिसर्च में कंट्रीब्यूट किए हैं तो। और एडमिशन लेने के टाइम पे एक मेरा सबमिशन ये रहेगा, और एक मैं बताना चाहूँगा, यदि आप हेल्थ आपका अच्छा है तो ही आपको फॉरेन में जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे हेल्थ जो है काफ़ी कॉस्टली है जी। तो इसलिए आपका हेल्थ परमिट नहीं करता है तो फॉरेन नहीं जाना चाहिए। इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो 4 इयर्स का जो कोर्स होता है, इसमें मतलब बच्चों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? हम चाहेंगे आप 1-2 चैलेंजेस का नाम बताएं जिसके लिए बच्चों को तैयार रहना चाहिए। चैलेंजेस तो सबसे पहला चैलेंजेस ये होता है कि 3rd ईयर से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाती है। कुछ बच्चे जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, उनको लगता है कि हमारा कैरियर ख़त्म हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो आपको कभी भी होप नहीं छोड़ना है जी। आपको अपना प्रिपरेशंस रखना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आप डेडिकेटेड रहें, पंक्चुअल रहें, तो आप अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं जी। क्या आप लास्ट में चाहेंगे हमारे जो भी ECE के बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में अभी पढ़ाई कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कोई गाइडलाइन देना चाहेंगे? हमारे तरफ से एक ये सबमिशन होगा कि यदि आप ECE में अपना फ्यूचर देखते हैं तो आप पर डे 3 से 4 घंटा डेडिकेटेड पढ़ाई करें, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करें, और इंडस्ट्री में जो डिमांड है, जो प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को आप पिक करें
चुनिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं है। किसी भी संस्थान में आप एडमिशन लीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए जेईई मेन में, तो भारत सरकार भी आपको सपोर्ट कर रही है स्कॉलरशिप के माध्यम से, झारखंड सरकार भी आपको सपोर्ट कर रही है। और जैसा कि मैं अपनी बात बताऊं, मैं झारखंड में ही पढ़ाई किया, बस बीटेक करने के लिए उड़ीसा गया था। झारखंड में बीटेक एमटेक किया, फिर झारखंड से पीएचडी किया और झारखंड में ही अभी सर्व कर रहा हूं। तो मैं झारखंड को ही दे रहा हूं। तो हमारा एक रिक्वेस्ट ये होगा कि आप भारत में ही रहें, भारत को सर्व करें, अपना जो नॉलेज है वो भारत के लिए डेडिकेटेड रहें। जी संतोष जी, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ ही बने और इतने अच्छे से इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारे जो भी दर्शक होंगे जो ईसीई के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते होंगे, उन सभी को हमारे इस चर्चा से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। और जैसा कि हमें बताया संतोष जी ने कि जो मनी होता है वो कभी भी बैरियर नहीं बनता, तो आप ये सोच के कि इंजीनियरिंग एक काफ़ी कॉस्टली कोर्स है, इसको ना छोड़े, अपने मेहनत पर भरोसा रखें और अपने सपने को हासिल करें। उसके लिए एक बहुत रिगरस मेहनत की ज़रूरत है, वो आप करें। और बाकी हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम करते रहेंगे। इसी आशा के साथ हम आपको उम्मीद दिलाते हैं कि अगले सप्ताह हम फिर आएंगे एक अन्य विषय के साथ, उसके अनेक दिशाओं के साथ, आपको ढेर सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बताने के लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। नमस्कार, जोहार।